भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी साथियों को, सभी लोगों को, जो भी भाई और बहन और जो भी लोग मुझे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे हैं, किसी भी जगह से और देख रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है सबसे पहले इस वीडियो में। आप सभी लोग आए इस वीडियो में ये देखने, ये सुनने कि क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इंडियंस के लिए, इंडिया के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। खासकर वो लोग जो लोग मुझे इंडिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, सपोज हरियाणा से, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या इनमें से कोई सी भी जगह इंडिया में, वहां से आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आपके लिए वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लेते हैं कि आप इंडिया नहीं कहीं और किसी और दूसरे देशों से या दुनिया में किसी दूसरे जगह से मुझे सुन रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियो काफ़ी खास होगा। मतलब अगर आप लोग को जो भी जानकारी बताई जा रही है, आप इस वीडियो को शेयर करो इंडियंस तक, जिससे कि उन तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। वो लोग जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रखते हैं और इंडिया में रहते हैं या नहीं रहते वो एक मैटर नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी खास होगा। जैसा कि आपको बता दूं, भारत देश में जो पेट्रोलियम के अंदर एक कंपनी है, इंडियन ऑयल नाम से है, जो एक द एनर्जी ऑफ इंडिया इसको कहा जा रहा है। इंडियन ऑयल एक कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, IOCL। ठीक है भाई, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, और ये एक पेट्रोलियम सेक्टर में काम करती है। आज के समय पे आपको पूरे इंडिया में जगह जगह इनके जो है पेट्रोलियम्स के जो है डिविजन्स दिख जाएंगे। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इंडियन ऑयल द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है आपके 2-3 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि हमें अप्रेंटाइसिस रिक्रूट करने हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। अप्रेंटाइसिस ये कंपनी को रिक्रूट करने हैं। अप्रेंटाइसिस बेसिकली वो लोग होते हैं जो 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, डिप्लोमा होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। तो वो लोग के पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर वो किसी फील्ड में, जैसे मान लीजिए आप अगर ITI के ट्रेड्स में जाओगे, सपोज आप लोग अगर मैकेनिकल फिटर और ये जैसे पोस्ट होते हैं, ये सब ट्रेड्स वाइज होते हैं, इनको ट्रेड्स कहा जाता है बेसिकली। तो आप लोग अपने 10th 12th पास करने के बाद या क्वालिफिकेशन लेने के बाद अगर किसी भी ITI फील्ड में चले गए, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंडिया में कहीं पर भी जाके आपने ट्रेड के स्पेसिफिक ट्रेड की क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट लिए हैं, या फिर अगर कुछ ऐसी वैकेंसी जो डायरेक्ट 10th 12th पास होती है, डिप्लोमा की होती है, उनको अप्रेंटाइज पे भी रिक्रूट किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए वैकेंसी बहुत खास है, क्योंकि ये वैकेंसी एक नोटिफिकेशन आया है आप सभी के लिए जॉब के लिए। अप्रेंटाइसिस की रिक्रूटमेंट रहेगी, ये इंडियन ऑयल में रिक्रूटमेंट रहेगी, और यहाँ पर 400, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 473 से भी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेगी ये कंपनी पूरे इंडिया में। और इतने लोगों को यहाँ पर ये रिक्रूट करके वैकेंसी पर जॉब देंगे जो इन्होंने निकाली है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी आप कह सकते हो। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आई है आपकी 473 वैकेंसीज के साथ आई है। आप सभी लोगों को अप्रेंटाइसिस की जॉब रहेगी। तो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ लो ध्यान से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस वीडियो में नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ये वेबसाइट का लिंक है। नोटिफिकेशन में आपको एलिजिबिलिटी बता दूंगा इस वैकेंसी पे क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, और कौन कौन से पोस्ट है, वैकेंसीज कितनी कितनी, किसकी जगह पे क्या वैकेंसी आई। सपोज आपको बिहार की जाननी है, झारखंड की जाननी है, उड़ीसा की जाननी है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की जाननी है, या फिर आप ये माने कि आपको कर्नाटका की जाननी है, केरला, तो हर जगह की मैं वैकेंसियाँ बताऊंगा, कितनी वैकेंसीज किस किस पोस्ट पर दी गई हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी जो स्टाइपेंड रहता है अप्रेंटाइसिस को वो कितना दिया जाएगा, फॉर्म के डेट्स क्या है, फॉर्म का फीस है या नहीं है, और सिलेक्शन में यहाँ पर एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2024 ईयर का नोटिफिकेशन है, आप लोग ध्यान से सुन लो। जिन लोगों को भी एलिजिबल लगता है, अगर सारी जानकारी जानने के बाद, तो वो लोग अप्लाई कर देना। फॉर्म अभी चल रहे हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो जाकर, ऑनलाइन में अप्लाई करना है सभी को। किसी भी कहीं ऑफिस या किसी जगह जाना नहीं, आप ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भर सकते हो। आप कहीं से भी इंडिया में फॉर्म भर सकते हो। मैं इसके बारे में सारी चीज़ें नोटिफिकेशन से आपको क्लियर कर दूंगा कि आप ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हो नहीं, ये चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। रही बात इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक या वेबसाइट लिंक, सारा कुछ मैंने वीडियो के नीचे दिया है, तो आप सभी लोग वहाँ से
देख सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, ये आप वेबसाइट जैसा कि देख रहे हो। ठीक है, तो वेबसाइट पे आपको थोड़ा नीचे आना होगा, यहाँ पे आप करियर्स के ऑप्शन में चले जाना है और ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं समझ सकता हूँ, लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे आप देखोगे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस, ये आपका आ रहा है वर्ड्स न्यू में। ये आप पाइपलाइंस डिवीजन में आप देखोगे, मैं एक बार थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको, पाइपलाइंस डिवीजन, तो इसी के अंदर ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका नोटिफिकेशन है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आप यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हो, आपको करियर वाले ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है भाई, चलिए मैं आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्ट अप्लाई लिंक की तरफ आगे बढ़ूंगा। आप देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पाइपलाइंस डिवीजन। जैसे आपकी कोई भी कंपनी होती है, वो अलग अलग चीज़ों पे काम करती है ना, तो उसके उन्होंने अलग अलग डिवीजन बना देते हैं। जैसे ये कंपनी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इनका जो है पाइपलाइंस जो डिवीजन है उसके अंदर ये रिक्रूट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मीन्स ये गवर्नमेंट कंपनी है, वो ये कहना चाह रहे हैं इधर। अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहा है 2023-4 यानी कि एकेडमिक साल अगर आप जानना चाहते हो तो ये 2023-24 का रिक्रूटमेंट है। और इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, 12 तारीख को नोटिफिकेशन दिया है और 12 तारीख से फॉर्म चालू कराए हैं और ये 1 फरवरी 2024 में एग्जाम फॉर्म क्लोज करेंगे। ऑनलाइन सभी को फॉर्म भरना होगा। ठीक है भाई, और रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी मतलब ये हो जाता है कि अगर आप एज देखो या क्वालिफिकेशन जो भी आप फॉर्म पे अप्लाई करते समय देख रहे हो, वो आपका 12 जनवरी से पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिकॉर्डिंग हो जाता है। इसका मतलब एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट करने के लिए भी उनको एक्ट से चलना होता है, जो कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट द्वारा जो पार्लियामेंट के अंदर रूल लाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे कि 1961 ईयर में एक अप्रेंटिसशिप एक्ट आ गया, जिसके बाद से ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट पूरे इंडिया में चलती है। जो भी प्राइवेट सेक्टर का कंपनी भी चाहे तो कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, इन पाइपलाइंस डिवीजन ऑफ इंडियन ऑयल, सेम वही बात हो गई है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL इसको बोला जाता है लोगों द्वारा। और आप देखोगे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने बताया एक बड़ा और एक कमर्शियल एंटरप्राइज है इंडिया में, एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज के अंदर ये आता है एज अ मेजर स्किल्स बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द नेशंस के लिए प्रपोजेस टू एंगेजमेंट। यहाँ पर ये कार्य कह रहे हैं कि हमें अप्रेंटिस चाहिए। अप्रेंटिस बेसिकली लोगों की बात हो रही कि हमें ऐसे लोग रिक्रूट करने हैं। बेसिकली अप्रेंटिस का मतलब कुछ और हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपने अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड में वो क्वालिफिकेशन रख रहे होते हैं, अलग अलग ट्रेड में डिप्लोमा या डिग्री उनके पास, तो उनको अप्रेंटिस कह देते हैं। तो इन अप्रेंटिस इन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में, मतलब इनको कुछ ऐसे पोस्ट पे रिक्रूट करना है जो टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है, एट इट्स लोकेशन अंडर इट्स 5 रीजन्स। अपने अपनी अलग अलग, आप देखिए इंडिया, पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रही है कंपनी, हालांकि ये अपने 5 रीजन पे इन्होंने रिक्रूटमेंट दिया है, सिर्फ 5 रीजन या 5 लोकेशन पे दिए, जिसमें आपका ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस आ जाएगा, ERPL जिसको कह रहे हो, नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइन यानी कि NRPL, और साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन मतलब कि SERPL, और साउथर्न रीजन पाइपलाइन मतलब कि SRPL, और वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस WRPL, ये इन्होंने अलग अलग बता दिए। ठीक है भाई, PL मीन्स पाइपलाइन हो जाएगा, बाकी आप देखोगे तो साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न जगह पे। अब ये इस तरीके से क्या है, मतलब आप ये जानो कि इंडिया में आप जैसा कि जानते हो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जगह हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ जगह ईस्ट साइड में है, कुछ वेस्ट में है, कुछ नॉर्थ में, कुछ साउथ में। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट दिया है, कहाँ कहाँ दिया है, साउथ रीजन की साइड में दिया है, वेस्ट रीजन में दिया है और नॉर्थ में दिया है, प्लस ये साउथ ईस्टर्न में दे रहे हैं। ठीक है, इन जगहों पे इन्होंने दिया है। एप्लीकेशन इनवाइट करी जा रही है इंडियन नेशन से, मतलब कि आप सभी लोग जो कि भारत के नागरिक हो, इंडियन नेशनल्स, मतलब कि जो लोग भारत के नागरिक हैं या फिर भारत में रहने वाले निवासी हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। मीटिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन रखते हो वो लोग अप्लाई कर दो। 473 लोगों को ये रिक्रूट करेंगे, यानी कि 473 लोगों को रोजगार दे देंगे, जॉब दे देंगे, काम दे देंगे। ठीक है, ये नौकरी जो भी आप कह रहे हो उसको, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लोकेशन और टेंटेटिव वैकेंसीज में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कितनी है। मैं कैटेगरी वाइज क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप अगर जैसे जो लोग ईस्टर्न रीजन में पाइपलाइन में जाओगे, सपोज इसमें जाओगे, तो आप लोगों को समझना है कि आपके वेस्ट बंगाल राज्य में इन्होंने वैकेंसी दी है, जो मैकेनिकल वालों की वैकेंसी दी है। आप इन्होंने पोस्ट कोड दिया है, पोस्ट कोड यूज तब
कब होगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक पोस्ट कोड सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप सबसे पहले एक रीजन सिलेक्ट करोगे जिसमें अप्लाई करो, सपोज आप ईस्टर्न रीजन में अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको राज्य सिलेक्ट करना होगा वहाँ, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे पोस्ट कोड सिलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर ये पहला पोस्ट कोड आपको ये दिख रहा है, ये इन्होंने दिया है मैकेनिकल के लिए, ठीक है। मैकेनिकल एक ट्रेड है, उसके लिए दे रहे हैं टोटल 12 सीट्स। इन्होंने लोगों को सीट्स कहा है यहाँ पे, यानी 12 सीट्स है इनके पास, 12 लोगों की जगह है इसमें मैकेनिकल के लिए इनके ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन में, जिसमें वेस्ट बंगाल राज्य में रिक्रूट कर रहे हैं। मैकेनिकल में 12 वैकेंसी दी है, अनुसूचित जाति की 2 दी हैं, ओबीसी वालों की 2 दी हैं, 1 ईडब्ल्यूएस से दी और 7 यूआर से दी। मतलब वो लोग जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, अगर वो लोग जाएंगे तो 7 लोग इसमें ले लिए जाएंगे। सिर्फ अगर आप इलेक्ट्रिकल वाला ट्रेड जाओगे तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए आपको देखना होगा कि आपकी 12 वैकेंसी दी है, 5 इन्होंने यहाँ पर दे दी है, 5 वैकेंसी इन्होंने यूआर से दे दी, बाकी 1 ईडब्ल्यूएस से, 2 ओबीसी वालों को और 1 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जाति वालों की 3 है और जनजाति वालों की 1 है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोग देख लोगे अपने अपने। ये पोस्ट कोड आपको ध्यान में सही से भरना है जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। आपको अगर मान लीजिए T&I ये आपका एक ट्रेड है, अगर आपने जो करा है आपको पता होगा अच्छे से, इसकी टोटल वैकेंसी 12 है। ह्यूमन रिसोर्स में इनको चाहिए, मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें इस कंपनी के ऑपरेशंस की, तो वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर इनको अपने इन डिविजन्स में इतने लोगों को रिक्रूट करना है। टोटल 44 लोगों को रिक्रूट करेंगे वहाँ पर वेस्ट बंगाल राज्य में, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I ह्यूमन रिसोर्स वाले ह्यूमन रिसोर्स में लेंगे, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में लेंगे, DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर को लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझ लेना। डिसेबल्ड भाई बहन भी अपनी वैकेंसी समझ लेना। मैं आपको आगे बताऊंगा डिसेबिलिटी वाली सारी बातें, कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पे आई है। बिहार राज्य में टोटल वैकेंसी 36 है, आप लोग यहाँ पर ट्रेड चेक कर लो और वैकेंसी यहाँ पर समझ लो कैटेगरी वाइज। सेम असम राज्य में 28 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 18 ही है। अब ये सारे ईस्टर्न में हो गए। अब नॉर्थ रीजन में, आपका नॉर्थ रीजन में कौन कौन सी जगह आती है, हरियाणा राज्य आ जाता है। हरियाणा राज्य में इन्होंने वैकेंसी 43 दी है, पंजाब में 12 दी है, दिल्ली में 23 वैकेंसी दी, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी लोग समझ लेना। उत्तर प्रदेश में 27 दी है, उत्तराखंड में सिर्फ 6 वैकेंसी है, राजस्थान में यहाँ पर 3 वैकेंसी दी है ये, और हिमाचल प्रदेश में 3 वैकेंसी, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जहाँ मतलब राजस्थान में हो तो राजस्थान का ही वैकेंसी लोगे, हरियाणा हो तो हरियाणा की वैकेंसी लोगे। मैं भी आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि इसके लिए क्या कंडीशंस है, कि आप लोग डोमिसाइल वाले वैकेंसी लोगे या फिर कहीं की भी ले सकते हो, वो चीज़ मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। अगर आपको साउथ ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी चाहिए तो आप उड़ीसा राज्य में देख सकते हो, यहाँ पर वैकेंसी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी लोग देख लेना। तो वहाँ की वैकेंसी 38 है। छत्तीसगढ़ में 6 लोग चाहिए इनको, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और TI वाले को चाहिए। और इसी तरीके से झारखंड, आंध्र प्रदेश सभी लोग अपने अपने जगहों में रीजन वाइज और राज्य वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ से समझ लेना। आप अगर देखोगे जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आप SRT डालोगे तो SRT वाला पोस्ट कोड मतलब हो जाएगा साउथ रीजन, और ये TN मतलब हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। इन्होंने देखिए ऐसा मतलब साउथ रीजन में होता है, TN मीन्स तमिलनाडु। अगर आप कर्नाटका की वैकेंसी लोगे तो SRK यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो बहुत सिंपल पोस्ट कोड है, आपको कोई कंफ्यूजन होएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन में गुजरात और राजस्थान राज्यों की डाली तो टोटल 473 लोगों को रिक्रूट करेंगे, जिसमें से UR कैटेगरी के अपने भाई बहन जो रहेंगे वो 251 होंगे, बाकी कैटेगरी वाइज रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अब मैं इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ लोकेशन वेयर, यहाँ पर अब मैं आपको ना इनकी लोकेशन जो एक्चुअल लोकेशन जो अब यहाँ पर बताई गई है वो इन्होंने एनेक्सर A करके इस आगे एक पॉइंट डाला है, वहाँ पर इन्होंने डाली होगी। तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। नंबर ऑफ सीट जितनी दी गई हो टेंटेटिव है, मतलब अगर ये 473 को हटाकर अगर इन्होंने कल को अगर ये कह दिया कि हमें 600 लोग रिक्रूट करने हैं इतनी वैकेंसी पर, हम इसको चेंज कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेड में अलग अलग बढ़ा रहे हैं, या फिर इन्होंने कह दिया कि हमें इतने लोग नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ 100 लोग ही चाहिए या फिर 175 ही चाहिए, ऐसा कोई भी नंबर दिया इन्होंने, तो आप उसको मानना, क्योंकि ये फिर इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कहा है शुड अप्लाई अंडर अ रीजन फॉर अ पार्टिकुलर स्टेट, मतलब इन्होंने कहा है कैंडिडेट शुड अप्लाई, कैंडिडेट को जो है अप्लाई करना है अंडर एक रीजन के अंदर। जैसे आप किसी भी एक रीजन पे अप्लाई करोगे फॉर ए पार्टिकुलर स्टेट, मतलब कि किसी एक रीजन के एक राज्य पे अप्लाई करोगे फॉर एक ट्रेड के लिए थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विच शैल ओपन, जो कि आपका 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक शाम के 6 बजे तक ओपन रहेगा। मतलब कि याद रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों शेयर कर दिया करो। ये जानकारी बहुत समय लिमिटेड के लिए रहती है, ये कुछ समय बाद ये आपके काम का नहीं रहेगा। ट्रेड मेंशन अबव आर आल्सो सुटेबल फॉर डिसेबल्ड वाले को भी ये ले रहे हैं।
मैंने जैसा बताया भी, इन्होंने डिसेबिलिटीज वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी है। अगर जैसे कि आपको ये बताया दूं कि किस ट्रेड पर आपको जाना होगा तो आपको उसकी कौन कौन सी डिसेबिलिटी होना चाहिए तभी आपको वो ट्रेड मिलेगा, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक चीज़ उन्होंने ये कहा है कि कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो ये ध्यान रखना है, कैंडिडेट जैसे कोई एक रीजन सिलेक्ट करेगा, सपोज आप कोई एक रीजन सिलेक्ट करते हो, सपोज आपको करना है नॉर्थ रीजन में अप्लाई, ठीक है, आपने एनआर वाला सिलेक्ट किया नॉर्थ रीजन, इस नॉर्थ रीजन में आपने मान के चलिए आपने कह दिया हरियाणा में, आपने बोला नॉर्थ रीजन का कोई एक स्टेट ले लिया, हरियाणा ले लिया, तो उसका हरियाणा यानी कि वो इस तरीके से होगा, ये मान लेते हैं इस तरीके से उसका पोस्ट कोड आपको ऊपर दिख जाएगा NRHA, मतलब आपको नॉर्थ रीजन के हरियाणा का वैकेंसी लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा, कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए एक रीजन सिलेक्ट करना है, उसने रीजन ले लिया नॉर्थ रीजन, फिर उसको एक स्टेट लेना है जैसे हरियाणा ले लिया, ठीक है, उसके बाद फॉर ए ट्रेड, फिर उसको एक ट्रेड यहाँ पर ले लेना है। ट्रेड इस तरीके से 01 मैकेनिकल का है, 02 इलेक्ट्रिकल का, ऊपर आप देख सकते हो, सपोज आप इलेक्ट्रिकल पे जाओगे तो 02 वाला पोस्ट कोड लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे, NR जो भी आपका रहेगा, मतलब कि नॉर्थ रीजन के हरियाणा में आपको इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी चाहिए, तो ये आपका हो गया अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से आपको एक रीजन लेना है, एक स्टेट चुनना है, उसके बाद उसका एक ट्रेड चुनना है जिसपे भी आपको वैकेंसी लेनी है, और इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। याद रखिएगा दोस्तों, डिसेबल्ड वालों में बता दूं, फॉर टेक्निकल अप्रेंटिस जो इनको चाहिए उसके लिए मैं बताया था, ट्रेड अप्रेंटिस अलग होती है, टेक्निकल पोस्टें अलग हो जाती है, और ट्रेड मतलब कि कुछ अलग पोस्टें होती हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको टेक्निकल अप्रेंटिस, जैसे कि आपको मैकेनिकल फील्ड जो है ना वो आपकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्नीशियन बेसिकली आप देखोगे ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I, ये टेक्नीशियंस होते हैं। तो अगर आपको इनकी वैकेंसी चाहिए तो इसके लिए आपका डिसेबिलिटी ये हो कि आप लेपोरेसी क्योर्ड हो, या फिर ड्वार्फिज्म, या फिर आप ड्वार्फिज्म, उसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम भी अगर आप होंगे तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हो आप, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर ट्रेड अप्रेंटिस, सपोज आप अकाउंटेंट का पोस्ट लोगे तो आपको डिसेबिलिटी ये होना चाहिए कि हार्ड ऑफ हियरिंग है, और लॉस मस्कुलो स्केलेटल, यानी कि एक लेग है या फिर आपके दोनों लेग नहीं है, या फिर उसमें कोई डिसेबिलिटी है, लेपोरेसी क्योर्ड है, या फिर ये सब जो भी आपके डिसेबिलिटी है, अगर आप इनमें आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन्होंने बताया है कि आप लोग किन किन पोस्टों को ले सकते हो, अगर इन वाले पोस्टों को लोगे तो आपका डिसेबिलिटी ये सारा रहेगा। तो एक बार इस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ, जो लोग टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जैसे कि आप मैकेनिकल वाला पोस्ट लेते हो तो आपका 3 साल, 3 ईयर या फिर 2 साल का ईयर थ्रो लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, और या फिर 12वीं पास, फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कह रहे हैं आपका यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका 3 साल का पूरे समय का डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी भी फील्ड में, डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब कि सरकारी संस्था से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से आपने जो भी, या फिर गवर्नमेंट द्वारा जिसको भी मान्यता दी गई है यानी कि रिकॉग्नाइज किया गया है, ऐसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा किया है, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर करी है या फिर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, तो आप लोग ये टेक्नीशियन वाले पोस्ट मैकेनिकल वाले में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 3 साल का डिप्लोमा नहीं किया है, लेकिन आपने 2 साल का मान के चलते हैं डिप्लोमा कर लिया, लेटरल एंट्री ले ली, बीच में से एंट्री ले लेते हैं, वो लेटरल एंट्री होता है, वो ले ली, और आफ्टर आपने 1 साल का जो है ITI सर्टिफिकेट कर लिया, ठीक है, मान के चलते हैं आपने इसी मैकेनिकल फील्ड में आपने 1 साल का ITI किया, उसके बाद आपने जो है डिप्लोमा कर ली, ठीक है, तो भी आप लोगों को यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने 12 पास करी और 1 साल का ITI कर लिया, तो भी आपको ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका रहेगा मैकेनिकल। सेम टेक्नीशियन अप्रेंटिस में कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल रहेगा, तो उसके लिए आप देख सकते हो वही सारी क्वालिफिकेशन, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कह रहे हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जो आप टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोस्ट लोगे तो उसके लिए भी आपका 3 साल डिप्लोमा मांगा है। हालांकि जिनके पास डिप्लोमा नहीं है वो 12वीं पास होनी चाहिए और ITI 1 साल का होगा, तो वो लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें इन्होंने रखी हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। इसी तरीके से ट्रेड अप्रेंटिस अगर आप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में लोगे तो आपका एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब इसमें इन्होंने कोई फील्ड नहीं रखी है, आप BBA कर चुके हैं, BCA, BCom, आर्किटेक्चर आप अप्लाई कर दो। ट्रेड अप्रेंटिस आपको अकाउंटेंट का चाहिए, तो उन्होंने इसके लिए कहा है आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, मतलब आपने BCom करा है, ठीक है। अब BCom अकाउंटेंट में हो ये इन्होंने जरूरी नहीं कहा, लेकिन आप देख लो अगर अकाउंटेंट वाली होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, BCom इन अकाउंटेंसी रहेगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि BCom है वो किसी इकोनॉमिक्स में भी रहेगा तब भी उसको ले लेंगे, हालांकि वो BCom होना चाहिए। DEO पोस्ट के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, बट बिलो ग्रेजुएट, मतलब आप 12वीं पास तो हो प्लस आप ग्रेजुएशन नहीं कर चुके हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर वालों में आप देख लेना,
12th पास चाहिए इनको, बाकी कुछ स्किल्स भी चाहिए आपके अंदर, तो वो आप यहाँ से देख लेना। नोट इन्होंने बताया है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन बताई जा रही है ना किसी भी डिग्री या मार्कशीट्स की, चाहे वो कह रहे हैं 12th पास, डिप्लोमा, ITI डिग्री, ये सब कह रहे हैं, तो उसके लिए आपका 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST या डिसेबल्ड हो तो 45% से ऊपर आपके मार्क्स हों, ये इन्होंने यहाँ पर कंडीशन रख दी है। हायर क्वालिफिकेशन जैसे डिग्री, ठीक है, इन्होंने एक चीज़ बोली है, मैं इसको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। एंड एनी अदर ग्रेजुएट एंड, ठीक है, इन्होंने एक चीज़ ये कही है, मान के चलिए जैसे जिन जिन पोस्टों पे जो जो क्वालिफिकेशन आपसे ले रहे हैं, ठीक है, और आपके पास उससे हाई क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग अप्लाई मत करना। सपोज कुछ किसी पोस्ट पे कह रहे हैं हम सिर्फ ग्रेजुएट्स को लेंगे, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो उसी फील्ड में तो आप फॉर्म मत भरना, सिर्फ वही लोग फॉर्म भरें जो बिल्कुल एक्चुअल उस चीज़ों के लिए एलिजिबल हो। ये इन्होंने कहा है, मीन्स अ नॉन ग्रेजुएट अप्रेंटाइज हु हैज़ नॉट अंडरगोन एनी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग बिफोर, इन्होंने कहा है फ्रेश अप्रेंटाइज चाहिए इनको, मतलब फ्रेश अप्रेंटाइज मतलब आज तक आपने कहीं अप्रेंटिसशिप नहीं करी हो, तो आपके लिए वैकेंसी रहेगी। 18 से 24 इन्होंने एज रख दिया अप्लाई करने के लिए। ड्यूरेशन में आपको बता दूं, टेक्नीशियन पोस्टों पे 12 महीने आपको यहाँ पर जॉब पे रखेंगे, ट्रेड वाली पोस्टों पर ये 12 महीने रखेंगे, डेटा एंट्री वालों पर भी 12 महीने, सब पोस्टों पर 1 साल का यहाँ पर आपका काम है, सिर्फ 1 साल का है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से हटा देंगे, मतलब कह देंगे बस आपको 1 साल ट्रेनिंग देनी थी, आप सीख गए, अब आप जा सकते हो, ये चीज़ें रहेंगी। स्टाइपेंड आप समझ लो दोस्तों, यहाँ पर जो भी रेट अभी चल रहा है स्टाइपेंड में, एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961, लास्ट इसमें आया था आपका 1992 में, जो भी अप्रेंटिसशिप रूल चल रहे थे उसके हिसाब से जो स्टाइपेंड है आपकी पोस्टों पे वही आपका रहेगा। मैं मेनली यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूँ स्टाइपेंड क्या है तो मैं आपको भी आगे बता दूंगा, अगर आपको जानना हो तो, ठीक है। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन आप जान के चलो, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए SC ST को अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, और वहीं यहाँ पर OBC वालों को 3 साल, और इस तरीके से आपका रहेगा रिलैक्सेशन, ठीक है भाई। अभी देखिए मैंने यहाँ पर देख लिया कि आपका जो IOCL इंडियन ऑयल के अंदर यहाँ पर जो आज के समय पे अप्रेंटाइसिस को स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो 10 से 11,000 12,000 तक का दिया जा रहा है, यानी कि आप ये मान सकते हो कि आप लोगों को ये नेशनल एवरेज है, यानी इंडिया नेशनल यानी इंडिया देश के ऊपर एक एवरेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपको 10 से 12,000 रुपये, आप मान सकते हो कि आप अगर 10 से 12,000 रुपये मिनिमम आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये कंफर्म मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें और एक्चुअल डेटा में ऑफिशियल दिखाई जा रही हैं सारी चीज़ें, तो आप इतना मान सकते हो, आप 10,000 लेकर चलो, इतना आपका पर मंथ मिलेंगे आपको इस रिक्रूटमेंट में। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी सिंपल है, ये एक रिटन एग्जाम कराएंगे, रिटन एग्जाम आपका MCQ में देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, आपको चूज करना है। आपको 100 क्वेश्चंस देंगे, ये टोटल 100 मार्क्स में, हर क्वेश्चन 1 1 नंबर का रहेगा, सही करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो ये लोग मार्क्स आपका नहीं काटेंगे। अब आप ये समझो कि टेक्नीशियन अप्रेंटाइज वाले पोस्ट पर जो 100 क्वेश्चन देंगे उसमें से 75 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपकी फील्ड से रहेंगे। जैसे आप डिप्लोमा वाले पोस्ट पे ले रहे हो तो आपका डिप्लोमा के लेवल की क्वालिफिकेशन उस पोस्ट से जुड़ी हुई पूछेंगे, 25 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे जनरल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, और जनरल इंग्लिश के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के। तो कुल मिला के इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, 75 आपके खुद उस स्पेसिफिक नॉलेज जिस फील्ड पे आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे सपोज आप मैकेनिकल पोस्ट ले रहे हो तो आपसे मैकेनिकल पोस्ट पर ही सवाल पूछेंगे 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ही आपके बाकी ये जो कॉमन से टॉपिक्स होते हैं जो हर जगह पूछे ही जाते हैं इस पर डाल देंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, हर क्वेश्चन 1 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज होंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अकाउंटेंट पोस्ट में आप देखोगे 75 क्वेश्चन आपको अकाउंट्स या कॉमर्स की फील्ड से जुड़े हुए मिलेंगे, और 25 क्वेश्चन सेम वही फील्डों पे आ जाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल जैसी एप्टीट्यूड वाली चीज़ों पे। ट्रेड अप्रेंटाइज जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स वालों के भी सेम ऐसे रहेंगे, उनके सारे के सारे 100 क्वेश्चंस आपके वही रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश और इन सब चीज़ों पे देंगे, ठीक है। और जो DEO पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उनके भी आप देखोगे यही सारी चीज़ें पूछेंगे उनसे, जनरल इंग्लिश पूछ लेंगे, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और यही सारा कुछ, ये 12वीं लेवल तक का वो देंगे। मतलब आप ये मान के चलो जिस भी पोस्ट पर जितनी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसका एग्जाम भी उसी लेवल का होता है। सपोज आपसे अगर 12वीं पास किसी पोस्ट पर क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का वो क्वेश्चन पेपर दे ही नहीं सकते, ये तो कन्फर्म्ड है। रिटर्न एग्जाम होगा 120 मिनट यानी
2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, काफ़ी अच्छा समय है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर द क्वेश्चन, आपको हिंदी इंग्लिश किसी में से भी आप एक में क्वेश्चन पेपर को कर सकते हो, मतलब अपना जो एग्जाम है वो कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये है कि आपको 40% मार्क्स, यानी कि 100 में से आपको 40 प्लस मार्क्स लाने हैं। SC ST को 5% यानी आपको 35 प्लस मार्क्स लाने हैं, और डिसेबल्ड वालों को भी सेम इतने ही मार्क्स लाने होंगे। जो लोग मिनिमम मार्क्स नहीं लाते वो लोग आगे नहीं जाएंगे, उनको वैकेंसी नहीं मिलेंगी। मतलब आप 40 मार्क्स ले आओ 100 में से तो आपको वैकेंसियां मिल जाएंगी। रिजल्ट वालों को 35 प्लस लाने हैं। फाइनल सिलेक्शन आप ये जान लो रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही करेंगे। ये हर ट्रेड का अलग अलग रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट निकाल देंगे और कह देंगे कि भाई आपके इतने इतने मार्क्स आए इसलिए आप लोग सिलेक्ट होते हो, तो इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, इन केस मान लीजिए टाई केस हो जाता है, मान लीजिए आपसे आपके और आपके सेम कॉम्पिटिटर के मार्क्स इस रिक्रूटमेंट में सेम आ रहे हैं, तो ऐसे में जो एज वाइज बड़ा होगा ये लोग पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, बजाय आपके मेरिट में, मतलब उसको पहले ले लेंगे फिर आपको नीचे रख देंगे, इस तरीके से मेरिट रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फिल द रिजर्व अनफिल्ड सीट्स, मतलब इन्होंने कहा है मान लीजिए कैंडिडेट ऑफ अदर रिजर्व कैटेगरी इन द ट्रेड इन दैट स्टेज इन ऑर्डर ऑफ OBC SC ST, फॉर एग्जाम्पल OBC अनफिल्ड सीट शैल बी ऑफर्ड फर्स्ट टू SC ऑफ द सेम ट्रेड एंड, ठीक है भाई ये चीज समझ आ गई मेरे। इट शैल बी ऑफर्ड ST इन केस टू, ओके भाई ओके, ये भी समझ आ गया। इन द सेम ट्रेड, मान लीजिए इन्होंने एक मैकेनिकल पोस्ट पे रिक्रूट करना है और इनको OBC का कैंडिडेट चाहिए, इनको OBC कैंडिडेट नहीं मिला उस पोस्ट के लिए, तो ऐसे में इन्होंने वो वैकेंसी शिफ्ट कर दी SC वाले को। फिर इन्होंने SC वाला भी नहीं मिला उस पोस्ट के लिए तो इन्होंने ST वाले को शिफ्ट कर दी। तो इस तरीके से वैकेंसियाँ शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये वैकेंसी खाली नहीं छोड़ेंगे, सारी वैकेंसियाँ फिल कर लेंगे। ठीक है, और ये रिजर्व कैटेगरी वाली वैकेंसी अगर किसी को शिफ्ट करी जा रही है तो वो सेम राज्य में करी जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, इन दैट स्टेट, तो भाई इस बात का मान के चलेंगे। आप मान लीजिए किसी ट्रेड में इनको कैंडिडेट चाहिए था किसी कैटेगरी से, उस पर नहीं मिला किसी राज्य की वैकेंसी पे, तो ये लोग उसी राज्य के कैंडिडेट को दूसरे कैटेगरी वाले को ले सकते हैं उसी सेम ट्रेड पर। ये इन्होंने चांसेस बता दिए, मतलब ये खाली नहीं रखेंगे वैकेंसी को, वो इन्होंने कहा है। बाकी आप ये सारे पॉइंट एक बार रीड कर लो जो भी आपको यहाँ से समझ आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, वही सिलेबस है, 12th और ग्रेजुएशन डिप्लोमा लेवल का सिलेबस होगा। आप लोग तैयारियां कर सकते हो इन सब चीज़ों की। समय काफ़ी कम है, इन्होंने एग्जाम के डेट को भी थोड़ा दे दिया है। इन्होंने क्या बताया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो लोग डिसेबल्ड हैं वो लोग एक सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसका फॉर्म उनको ऑनलाइन मिल जाता है। आप क्रोम पर सर्च कर लो या किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लो, ब्राउजिंग ऐप पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि डिसेबिलिटी वालों के सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि डिसेबल्ड है अपना एग्जाम करने में और वो चाहता है कैंडिडेट कैन नॉट बी स्क्राइब फॉर अनदर कैंडिडेट, अ पर्सन एक्टिंग एज अ स्क्राइब फॉर वन कैंडिडेट कैन नॉट बी, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्राइब अलाउड किया जाएगा। मतलब कि आपको अपने खुद के कोर्स पर एक कैंडिडेट को अपना अरेंज करना है। स्क्राइब को अगर आप खुद अपना एग्जाम नहीं कर सकते हो, आप एक डिसेबल्ड हो या फिर आप फिजिकल लिमिटेशन के कारण अपने एग्जाम को नहीं कर पाते हो, तो आप अपने खुद के पैसों पर अरेंज करके किसी सेकंड पर्सन से अपना रिटर्न एग्जाम करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सारे पॉइंट रीड करने होंगे। जनरल कंडीशंस आप सभी के लिए यहाँ लिखी हुई है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, आप लोगों को काम आएंगी सारी जानकारियाँ। ठीक है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चाहिए होगा? फॉर्म भरने से पहले सिंपल है, अगर आप कोई कास्ट रिजर्वेशन में हो तो कास्ट फॉर्म चाहिए आपको, प्लस आपको अपने 10th 12th या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारे फॉर्म चाहिए, फोटो साइन और थंब इम्प्रेशन जैसी चीज़ें चाहिए अपलोड करने के लिए। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने अप्लाई कैसे करना है वो बता रखा है, हालांकि आप लोग अभी देखोगे, मैं आपको बता दूंगा इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम हो जाने के बाद जो लोग पास कर देंगे उनका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर उनका एक मेडिकल फिटनेस करेंगे कि भाई वो मेडिकली फिट है या नहीं है, और उसके बाद ये आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो सारी चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। और डेट्स तो मैंने आपको फॉर्म के बताई थी। रिटर्न एग्जाम इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी आपकी, 18 फरवरी में एग्जाम कराएंगे संडे के दिन में। यानी आप आज से अगर मान के चल रहे हो तो सिर्फ 1 मंथ ही है आपका। 1 मंथ में आप देखो इन्होंने फॉर्म भी भरवा लेने हैं और फॉर्म भरवाने के बाद एग्जाम भी करवा देना है इस 1 महीने के अंदर ही। तो काफ़ी कम समय है दोस्तों, शेयर करो लोगों तक जल्द से जल्द ये सारी जानकारियाँ, और सभी लोग फॉर्म भर लो जिनको भी वैकेंसियाँ चाहिए।
ठीक है, अब इन्होंने देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो अलग अलग पाइपलाइंस आप देखोगे, मतलब अलग अलग जगह पे डिविजन्स पे भाई इनके पाइपलाइन जो देख रहे हो बेसिकली ये कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी उसके लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, तो वो आप समझ लो। जैसे आप अगर असम राज्य में आपकी रिक्रूटमेंट होती है, मान के चलते हैं ये असम राज्य में अगर आपकी रिक्रूटमेंट होती है, आप यहाँ का वैकेंसी लोगे, तो आप लोगों को बता दूँ आपको गुवाहाटी नाम की जगह पर जाना होगा। अगर आप मैकेनिकल पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ जाओगे, या इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी वहीं होगी, T&I की भी वहीं होगी, ह्यूमन रिसोर्स की भी वहीं होगी, फाइनेंस वाली वैकेंसी भी वहीं है। हालांकि DO वहाँ पे उनको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी है ही नहीं। इनको डोमेस्टिक DO भी नहीं चाहिए, तो मतलब आपकी वैकेंसी इधर है नहीं। सेम असम राज्य में आपका भोन एक जगह है यहाँ पर, भोन गाई गांव एक जगह है आपकी, इधर आपको जाना होगा इस रिक्रूटमेंट में। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करते हो इन तीनों में से, तो आपका वैकेंसी यहाँ पर असम राज्य में इस जगह पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस जगह पे जाना है। मतलब आप अगर असम राज्य की वैकेंसी लोगे ना, तो आप अगर इन तीनों में से कोई सी वैकेंसी लोगे तो आप इन्हीं दोनों जगह में से कहीं ना कहीं जाओगे, आपकी वैकेंसी यहीं जाएगी, आपकी जॉब यहीं होगी। सेम बिहार के अंदर ये आपको पटना और बरौनी नाम की जगह पे भेज देंगे इन पोस्टों का, ठीक है। मतलब राज्य में आप इतना ध्यान रखो, इन जगहों के अलावा ये कहीं भेजने वाले नहीं, क्योंकि ये लोग वहीं ऑपरेट कर रहे हैं, इनके पाइपलाइंस वहीं हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और मुगल सराय, और वेस्ट बंगाल में आसनसोल और राजबंद दुर्गापुर जिसको कहते हैं अभी, और वेस्ट बंगाल में ये भोलपुर और हल्दिया, ये इन जगहों पे रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब इन्होंने ये चीज़ें क्यों दी हैं, इसलिए दी हैं कि आप समझ जाओ कि राज्य में अगर आपको यहाँ पे वैकेंसियाँ मिलेंगी तो आप राज्यों में किन किन जगहों पे जाओगे वो है, ठीक है। इनमें से आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, हालांकि हो सकता है इसमें आपसे पूछ भी लिया जाए कि आपको कहाँ वैकेंसी दें। इनमें से मान लीजिए आपने अगर यहाँ की वैकेंसी लेनी है तो आपसे पूछ लेंगे कि आप इन दोनों में से कहाँ लेना चाहोगे। हो सकता है वो पूछे नहीं पूछे, वो कन्फर्म्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख लेना। तो इस तरीके से हो गए सारी जगहें, तो इसको एक बार देख लो। तो ये आपका टोटल 70 लिस्ट है, इनकी 70 अलग अलग जगह पे पूरे इंडिया में पाइपलाइन है। हालांकि रिक्रूटमेंट इस वाले में इतनी है, अब और कितनी है वो मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो अपने जॉब लोकेशंस को, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हो, मैंने आपको पीछे भी बताया था कैसे देखना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना, आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ पे आप अपना रीज़न बता देना आपको कौन से रीज़न की वैकेंसी चाहिए। ट्रेड अप्लाइड, कौन से ट्रेड पे अप्लाई कर रहे हो। सपोज मैंने बोला मेरे को नॉर्थन रीजन की चाहिए, तो मेरे से पूछेंगे इनमें से कौन से जगह की चाहिए, मतलब दिल्ली में चाहिए या फिर हिमाचल प्रदेश हरियाणा किधर चाहिए, और किन जगहों के किस पोस्ट पे चाहिए वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। सेम क्वालिफिकेशन आपको डाल देनी है, फिर उसके बाद नेचर ऑफ कोर्स, कौन सा कोर्स किया आपने, और ये सारा सारा कुछ भरते हुए आप इसमें रजिस्टर कर लेना और अपना फॉर्म भर देना, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं इसमें फॉर्म फिलअप आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बताओ, और इस जानकारी को दुनिया में एक एक जगह तक शेयर करो, खासकर इंडिया में एक एक लोगों तक शेयर करो। आपके लिए अपडेट था, मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।